प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का क्वेश्चन बैंक। यानी कि आपके बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे और वो भी चैप्टर वाइज। यानी कि आपके बोर्ड परीक्षा में किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया और कैसा प्रश्न पूछा गया, इन सारे चीजों को आज के क्लास में देखेंगे। तो बच्चों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा भाई, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को जरूर याद करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे आंसर को भी लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल होगा और देखो, पहले हम लोग गद्य खंड को स्टार्ट करेंगे। हमारे हिंदी में जो है एक हमारा होता है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। तो हम पहले गद्य खंड से स्टार्ट करते हैं और गद्य खंड का पहला नंबर चैप्टर जो है वो आपके सामने है, इसलिए आंसर को लगाते चलिएगा। पहला नंबर जो चैप्टर है जिसका कि नाम क्या है, बातचीत, आज उसी का पहले जो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर सवाल इस चैप्टर का जो है आपके सामने है, लगाते चलना आंसर को। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। आपको पता होगा बालकृष्ण भट्ट के अगर युग पूछे तो भारतेंदु युग के रचनाकार है। कई बार हमने बता भी चुका है बच्चा पार्टी। इस क्लास को एकदम शांति दिमाग से देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल पूछा गया, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माताजी का नाम था पार्वती देवी। ये हमने कई बार बता चुका है बच्चा पार्टी, तो ये सब गलत मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल देखिए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना। इस चैप्टर से ये भी प्रश्न पूछा गया, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो आपको भी पता होगा सर बालकृष्ण भट्ट की ये रचना है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। फोर्थ नंबर सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। हमारे साथ आंसर को लगाते चलो जिससे कि आप लोगों का रिवीजन होते चलेगा। देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। पांचवा नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। अगर काल पूछे तो हमने बता चुका है भाई, आधुनिक काल। देखो, ये युग वाला और काल वाला दोनों पूछ लिया गया, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछा गया है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत जो पाठ है वो क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है, आपको भी हमने बता चुका है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछा गया है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो 2 हम सहेलियों की बातचीत में, राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा। फटाफट से आंसर को लगाते चलो, रिवीजन करते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल पूछा गया, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन सी है। निम्न में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो बातचीत वाला सही हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। चलो 9 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है। 9 नंबर सवाल है, 100 आजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। 100 आजान एक सुजान एक प्रकार का उपन्यास है, उपन्यासकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो इस चैप्टर से हमारा 9 ऑब्जेक्टिव पूछा गया जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा दूसरा नंबर चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका की नाम है क्या बच्चा पार्टी, उसने कहा था, और ये लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा, इसलिए ये याद रखोगे। दूसरा नंबर चैप्टर का जो पहला नंबर सवाल है वो आपके सामने है, बताते चलो। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई, लहना सिंह जो लड़की से बार बार पूछता था, कौन सा, सूबेदारनी से, उसने कहा था कहानी में आया है कि नहीं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा दिया गया। चलो तीसरा नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है। तो अभी हमने बताया, देखो एक ही प्रश्न को कितना बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी, इसलिए भटक मत जाना, गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 4th नंबर सवाल है, उसने कहा था कैसी कहानी है। उसने कहा था युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बच्चों क्लास को लाइक करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मजा आ जाएगा पढ़ाने में। सारे चैप्टर को आज इस क्लास में कवर करेंगे। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 5वां नंबर सवाल पूछा गया, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। नहीं है आपसे पूछा गया है, तो आप लोग क्या लगाओगे, हारे को हरिनाम जो रचना है ये गुलेरी जी की नहीं है। चलो 6 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है। 6 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। लहना सिंह। कोई भी फिल्म देखते हो तो उसमें एक नायक होता ना भाई, जिसको हीरो बोलते, तो इस कहानी का लेखक कौन, नायक कौन है, लहना सिंह, सही जवाब ए हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछा गया, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था जो कहानी है प्रकाशन वर्ष है 1915। ध्यान में रखोगे बच्चा पार्टी, 8 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखिए।
अगर आप लोग बच्चा पार्टी इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हो तो ये मेरा गारंटी है भाई, यहाँ से आप लोगों का 50 ऑब्जेक्टिव इजीली एग्जाम में बन जाएगा। देखो उसके बाद जो है 9 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है, 10 नंबर सवाल है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। 10 का सही जवाब क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का लगाते चलो, हमारे साथ आंसर को लगाते चलना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है, इसलिए हम चाहते हैं कि कम समय में आप लोगों का रिवीजन हो जाए। देखिए 11 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, वो आए थे खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा है कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, ये कहा है सूबेदार हजारा सिंह ने। 12 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है, करेक्ट आंसर 13 का ये हो जाएगा। देख रहे हो आजकल कुछ ज्यादा ही पात्र वाला ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, इसलिए बच्चा पार्टी एकदम ध्यान से लाइन बाय लाइन हिंदी को पढ़ लेना, बहुत मजा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, सूबेदारनी वाला बात आया तो उसने कहा था लगा दो ना सूबेदार और सूबेदारनी, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए 15 नंबर सवाल है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं और यह पंक्ति जो किस शीर्षक पाठ से है, ये लिया गया उसने कहा था कहानी से, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए 16 नंबर सवाल है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है, ये लिया गया उसने कहा था कहानी की से, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बच्चों देख रहे हो ये पंक्ति वाला भी बहुत पूछा जाता है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, 17 नहीं है, अब हमारा तीसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका कि नाम है संपूर्ण क्रांति और ये लिखा गया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। चलो जी तीसरा नंबर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और तीसरा नंबर चैप्टर का पहला सवाल है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति है, आपको हमने कई बार बता चुका है बच्चों, इसलिए गलत मत करना। चलो दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, दूसरा नंबर सवाल है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया, लेकिन हम टाइप तो एक ही बार करेंगे ना भाई, लेकिन ये सेम प्रश्न कई बार पूछा गया। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में किया था, तो 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, फोर्थ नंबर सवाल है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा है जयप्रकाश नारायण ने, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए 5वां नंबर सवाल पूछा गया है, क्या देखो पूछा जा रहा है निम्नांकित उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हम लोकतंत्र की स्थापना की है, और ये जो है संपूर्ण क्रांति से लिया गया, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए पूछा क्या गया है, 6 नंबर सवाल है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चा पार्टी, एकदम लगाते चलो आंसर और मस्ती में चैट सेक्शन में लगाते चलना। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है और इसके वक्ता का नाम है जयप्रकाश नारायण, 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी जो बने थे ये कब बने थे, 8 का करेक्ट आंसर जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, ये 1922 में बने थे, करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉरी 24 में बने थे भाई, मार्क्सवादी है 24 में बने थे, 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, 9 नंबर सवाल है जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या, पुकारे जाने वाला जो नाम है वो कौन सा है बताओ, वो है बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था भाई, पुकार नाम भी वही होता, देख रहे हो ना, किसी का नाम प्रिंस है तो घर में कुछ और भी नाम से बुलाया जाता है उसको, इसी प्रकार से हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 10 नंबर सवाल है व्यक्तियों से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है, यह संभाषण किस समाजवादी लेखक का है, तो यह लिखा गया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल पूछा गया शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी गए थे, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान प्रश्न लगाते चलो। 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल पूछा गया है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वे थे जयप्रकाश नारायण जी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 12 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा 4th नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका कि नाम है अर्धनारीश्वर, और ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, जरूर याद रखोगे, जिसे हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर जो पाठ है ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये लिखा गया। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार दिया गया था पद्म भूषण वाला, और भी पुरस्कार दिया गया था जैसे उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ये भी याद रख लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। बच्चा पार्टी जितने भी नए जुड़ रहे हो सब
सब्सक्राइब करते चलिएगा और क्लास को तो भाई जरूर लाइक कर देना। क्लास को याद से एकदम लाइक करते चलना, तब मजा आ जाता है पढ़ाने में, इसलिए जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? तो वो हमारा उर्वशी हो जाएगा, जो कि दिनकर जी को दिया गया था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो दिनकर जी की रचना का नाम है अर्धनारीश्वर। रोज अज्ञा जी की रचना जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है और ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम अभी हमने बताया कि रामधारी सिंह दिनकर जी है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं? कौन से? भागलपुर विश्वविद्यालय के। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो जी अगला नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो हमने बताया है कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर सवाल देखो क्या रहा है, 9 नंबर सवाल नहीं है भाई, 5वां नंबर चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है रोज। रोज जो चैप्टर है, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का कहानी है, याद रखोगे आप लोग। चलिए देखिए पहला नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ पहला नंबर सवाल जो पूछा जा रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती जो है वो किस कहानी की पात्रा है? जल्दी जल्दी से बता दो। तो मालती रोज कहानी की पात्रा है। सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखोगे, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। दूसरा नंबर सवाल है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन का जो उल्लेख है वो है किसमें? तो आपको पता होना चाहिए, रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, लिखा गया है अज्ञे जी के द्वारा। चलो जी तीसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि अज्ञे के पिताजी का नाम क्या था? अज्ञे के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माताजी का जो नाम था आपको पता होना चाहिए, माताजी का नाम था वैंती देवी। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर सवाल देखिए। फोर्थ नंबर सवाल है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज एक प्रकार का कहानी है, कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल देखिए पूछा गया, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का जो नाम था वो महेश्वर नाम था, सबको पता होना चाहिए, और इसके बच्चे का जो नाम था वो क्या था बच्चा पार्टी? टीटी नाम था। चलो 6 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है, 6 नंबर सवाल है, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका का नाम है मालती। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल पूछा गया, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1951 ईस्वी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? उसका नाम है इंद्र सभा नामक नाटक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में मालती जो है मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो दही को जमाने के लिए। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मालती के बच्चे का क्या नाम था? अभी तो हमने बताया कि मालती के बच्चे का क्या नाम था? टीटी नाम था। क्या था बच्चों? टीटी नाम था। जरूर याद रखोगे, पूछा गया प्रश्न, ये सब पूछा गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर नहीं, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है जिसका कि नाम है एक लेख और एक पत्र, और ये लिखा गया भगत सिंह के द्वारा। जरूर याद रखोगे, करेक्ट आंसर जो होगा लगाते चला। आप देखो ये हमारे सामने पहला नंबर सवाल जो है आपके सामने दे दिया गया है कि बताओ एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो सुखदेव के नाम पत्र लिखा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है भगत सिंह। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। देख लो आसान आसान प्रश्न पूछा गया है, और जो है लास्ट में हम बता देंगे ये सब कहां से। देखो भाई अगर लेखक का नाम जितना है याद कर लेते हैं गद्य खंड और काव्य खंड का, तो आपका ऐसे ही 2-4 मार्क्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल होगा कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फोर्थ नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? भगत सिंह के पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, और माताजी का क्या नाम था बच्चों? माताजी का भी नाम याद रखिएगा, विद्यावती नाम था माताजी का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। पांचवा नंबर सवाल पूछा गया है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1908 को, 28 सितंबर 1907 को। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी 6 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि जब देश के भविष्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, किस पाठ की उक्ति है? तो ये लिया गया है एक लेख और एक पत्र से, जो कि भगत सिंह ये कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भगत सिंह की है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल नहीं, अगला नंबर चैप्टर आ चुका है कि ओ सदानीरा। अब हमारा ओ सदानीरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। भाई सारे चैप्टर को करेंगे, एकदम शांति से बैठ जाओ और क्लास को एकदम अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, कहीं नजर भटकाना मत, नहीं तो क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो ये पूछा गया, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो गहरे और विशाल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। दूसरा नंबर सवाल है कि ओ सदानीरा किस विद्या के अंतर्गत है? ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम हम बताए तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। ओके
चलो अगला नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। करेक्ट आंसर भी होगा। चलो जी फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर सवाल है, इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना का नाम है ओ सदानीरा, जो कि एक प्रकार का निबंध है जो कि लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखिए कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। कितना बार हमने बता चुका है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो जी सिक्स नंबर सवाल देखिए पूछा गया है, देखो आपके सामने है, बताओ ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? वही माता केकई के एकदम क्रोध रूपी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जिन्होंने इसी के क्रोध के कारण भगवान श्री राम को जो है वनवास हुआ था, इसलिए याद रखोगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है कि ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया था? तो यह किया था बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? 7 का डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? धागर मतलब क्या होता है भाई? भारे का मजदूर। इसको लाया गया था नील की खेती के लिए। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा जो है वो है ओ सदानीरा में, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का क्या है बच्चों? निबंध। अगर पूछे ओ सदानीरा क्या है? निबंध है, याद रखोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो तिनकठिया प्रथा का संबंध है नील की खेती से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल है कि आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे? तो मिश्रित औराव भाषा में। किसमें बच्चों? मिश्रित औराव भाषा में। करेक्ट आंसर आपका 11 का सी हो जाएगा। ओके चलो बच्चा पार्टी क्लास समझ आ रहा है? यस नो बताते भी चलना, क्लास को लाइक करते चलना। 8 नंबर चैप्टर है कि सिपाही की माँ, जो कि लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा, और यह एक प्रकार का एकांकी है। जरूर याद रख लो, सिपाही की माँ एकांकी है, एकांकीकार का नाम मोहन राकेश है और चैप्टर स्टार्ट होता है। अब देखो पहला नंबर सवाल है, बताओ पहला नंबर सवाल है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? सिपाही की माँ के रचयिता का नाम है मोहन राकेश। क्या है बच्चों? मोहन राकेश। करेक्ट आंसर ये लगाओ ना जी, करेक्ट हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा क्या गया है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या था बच्चा पार्टी? मदन मोहन गुगलानी। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल पूछा गया है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह जो आषाढ़ का एक दिन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए, फोर्थ नंबर सवाल है आपके सामने है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते और जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। और यह उदाहरण जो है किस पाठ से लिया गया है? तो यह सिपाही की मां से लिया गया है, मोहन राकेश के द्वारा ये लिखा गया। चलो अगला नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है, पांचवा नंबर सवाल है रंगून कहाँ है? रंगून जो है ये वर्मा में है। कहाँ है बच्चों? वर्मा में है। करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन के। नई कहानी आंदोलन के। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार है। सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल का रहा कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो वे हैं हमारे मोहन राकेश जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, 9 नंबर सवाल है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी जो है सिपाही की मां एकांकी की पात्रा है। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी सारे प्रश्नों को जरूर याद रखोगे। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? जल्दी जल्दी से बता दो। 10 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी जल्दी से बताओ, क्या होगा इसका सही जवाब? आप लगाओगे सर, क्या लगाओगे? अमृतसर पंजाब में हुआ था भाई। करेक्ट आंसर सी लगाओ ना। 10 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे याद रखोगे। चलो अगला नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है, 11 नंबर सवाल है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है चिट्ठी लेने के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल है सिपाही की मां शीर्षक पाठ साहित्यिक विधा क्या है? सिपाही की मां जो है वो क्या है? एकांकी। हमने बता चुका है, मोहन राकेश के द्वारा दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल देखिए, मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलो 14 नंबर सवाल पूछा गया, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? जानवर और जानवर मोहन राकेश की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी मुन्नी की अवस्था क्या है? मुन्नी की जो उम्र थी वो 14 वर्ष है भाई। करेक्ट आंसर डी लगाओ। 15 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा। सारे बच्चे क्या करोगे? याद रखोगे। अगला नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है प्रगीत और समाज, जो कि लिखा गया है नामवर सिंह के द्वारा। प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया, याद रखोगे। और पहला नंबर सवाल आपके सामने भी दिया गया कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज एक
प्रकार का निबंध है जो अभी हमने बताया। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलो जी अगला नंबर सवाल देखो। दूसरा नंबर सवाल है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? नामवर सिंह थे। 2 का करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो प्रबंध काव्य थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। चलो जी अगला नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया। फोर्थ नंबर सवाल है, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ था? तो वो हुआ था रोमांटिक उत्थान के साथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका के संपादक का जो नाम था वो था नामवर सिंह। ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक था आलोचना त्रैमासिक और दूसरा आ गया जनयुग पत्रिका। दोनों को याद रख लो, नामवर सिंह के द्वारा दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल नहीं है हमारा, स्टार्ट होता है 10 नंबर चैप्टर। देखो 10 नंबर चैप्टर है कि जूठन, और ये एक प्रकार का आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा दिया गया है। ये सब याद रखोगे। चलो अब पहला नंबर सवाल स्टार्ट होता है आपके सामने है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा दिया गया। चलो अगला नंबर सवाल देखो। दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है क्या? जूठन क्या है? जूठन जो है एक प्रकार का आत्मकथा है। कैसा आत्मकथा? तो दलित आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा दिया गया। चलो तीसरा नंबर सवाल है कि जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? जूठन क्या है? आत्मकथा है ना भाई। देखो एक ही प्रश्न को कितना बार घुमा फिरा के पूछ रहा है और ऐसे लगता है कि जैसे बच्चा पार्टी को पता ही नहीं है। भाई बहुत आप लोग तेज हो, ऐसे लगा देना, ऐसा वाला प्रश्न आ गया ना छोड़ के मत आना। देखो फोर्थ नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो जूठन वाला कहाँ है? सी में दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए। पांचवा नंबर सवाल पूछा गया, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम नाम था। क्या था बच्चों? कलीराम। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। जरूर याद रखोगे। और परिवेश सम्मान 1995 में दिया गया था। चलो 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो ये जूठन चैप्टर में आए। भाई करेक्ट आंसर ए लगाओ ना, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा दिया गया। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 8 नंबर सवाल है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो लेखक के पिताजी ने देख लिया था स्कूल में झाड़ू लगाते हुए मुंशी जी को। मुंशी जी कौन थे? तो लेखक थे। भाई लेखक को जो है पिताजी, उसके प्यार से लेखक को मुंशी जी कहते थे। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो 9 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 9 नंबर सवाल है, सदियों का संताप शीर्षक किसकी कृति है? सदियों का संताप लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। सदियों का ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। 10 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वो बताओ कहाँ हुआ था? आपको पता होना चाहिए। वो हुआ था बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है। 11 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? बड़े भाई का नाम था सुखवीर। क्या था बच्चों? सुखवीर नाम था। 11 का ए लगाओ आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है। 11 नंबर चैप्टर है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का क्या है बच्चों? हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, और ये मलिया जी के द्वारा लिखा गया है। और पहला नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है। अब देखो पहला नंबर चैप्टर है कि मलिया जी की रचना नहीं है। अब आप लोग बताओगे निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलिया जी की नहीं है? तो आपको पता होगा सर, ना आने वाला कल तो ये मोहन राकेश की रचना, ये नहीं होगा। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, ये भी नहीं होगा। बकलम खुद नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया, ये भी नहीं होगा। होगा कौन सा इनमें से? कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए पूछा क्या गया है। अगला नंबर सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, जो कि हमने पहले ही बता चुका है। चलो तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल पूछा गया है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल जो रचना है ये लिखा गया किसके द्वारा? मलिया जी के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। और यह जो है कथन किस लेखक का है? तो मलिया जी का। भाई आसान आसान प्रश्न लगाते चलो, याद करते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन रचना मलिया जी की है? मलिया जी की जो रचना है वो है संवाद और एकालाप। क्या है बच्चों? संवाद और एकालाप। चलो 6 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है क्या? 6 नंबर सवाल है कि तिरीच, 6 नंबर नहीं भाई 12 नंबर चैप्टर है कि तिरीच और उदय प्रकाश जी के द्वारा ये लिखा गया है। पहला नंबर चैप्टर और पहला नंबर सवाल है ये रहा आपके सामने। सवाल नंबर 1 है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो आपको भी पता होगा उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1952 को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अब दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। दूसरा नंबर सवाल है, तिरीच किस प्रकार की रचना है? तिरीच जो रचना है ये आधुनिक त्रासदी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक प्रकार का कहानी है। तीसरा नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि तिरीच शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो वे हैं 55 साल के। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो
फोर्थ नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, क्या देखो, उदय प्रकाश के माताजी का क्या नाम था? उदय प्रकाश के माताजी का नाम था गंगा देवी और पिताजी का क्या नाम था बच्चा पार्टी? प्रेम कुमार सिंह। फोर का करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? ऑप्शन ए लगाओ। चलो पांचवा नंबर सवाल है, तीज कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो नीलकंठ को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी। 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? पॉल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है, याद रखोगे आप लोग। चलो 12 नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है शिक्षा और जय कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया, और पहला नंबर सवाल है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जय कृष्णमूर्ति जी है। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम पूछे तो जिद्दीप कृष्णमूर्ति लगाना आप लोग। चलो दूसरा नंबर सवाल है कि लिडबेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक थे। क्या थे बच्चा पार्टी? विश्व शिक्षक थे। चलो अगला नंबर सवाल देखो क्या पूछा जा रहा है। तीसरा नंबर सवाल है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है, और यह पंक्ति जो किस शीर्षक पाठ की है? ये लिया गया शिक्षा चैप्टर से, जो कि जय कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया। जरूर याद रखोगे, एक प्रकार का संभाषण है यानी कि शिक्षा शास्त्र है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, फोर्थ नंबर सवाल है, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है वो है कौन सा? जिद्दू कृष्णमूर्ति। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, पांचवा नंबर सवाल पूछा गया, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? स्वतंत्रता हो, जब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल पूछा गया कि CW लिडबेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो जय कृष्णमूर्ति में देखते थे भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, 7 नंबर सवाल है, जय कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम अगर पूछे तो आप लगाओगे नारायणा जिद्दू, और माताजी का नाम पूछे तो संजीव अम्मा लगाना। क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? ऐसे करके संजीव अम्मा याद रखोगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शास्त्र है, जय कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया। सबको याद होगा, करेक्ट आंसर ए लगाओ ना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, जय कृष्णमूर्ति की रचना इनमें कौन सी है? निम्न में कौन सी रचना है जो जय कृष्णमूर्ति की है? तो आपको पता होगा शिक्षा जो है ये जय कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी बच्चे जरूर याद रखोगे। 10 नंबर सवाल देखिए, और 10 नंबर सवाल नहीं, हमारा काव्य खंड स्टार्ट होने वाला है। देखो हमारा गद्य खंड जो है पूरा हो चुका भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक भी प्रश्न छोड़ा हूं, ऐसा नहीं है। सारे प्रश्नों को कवर किया गया था, गद्य खंड खत्म हुआ, अब हमारा स्टार्ट होता है काव्य खंड। देखो काव्य खंड में पहला नंबर चैप्टर है जिसका की नाम क्या है? करबक है, और ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, करबक किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जायसी जी की रचना कौन सी है? करबक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो दूसरा नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल है, इनमें कौन सी रचना इनमें कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो ये सब भूल मत जाना। चलो तीसरा नंबर सवाल पूछा गया, जायसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं प्रेम के पीर के कवि, यानी कि प्रेम मार्गी शाखा हो जाएगा। 3 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल देखिए, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है मेरे भाई। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि जायसी किस भाषा के कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी अवधी भाषा के कवि थे। किस भाषा के बच्चों? अवधी भाषा के। करेक्ट आंसर भी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, जायसी की रचना निम्न में से कौन है? जायसी जी की रचना का नाम है करबक वाला। करबक क्योंकि छप्पा नाभादास, कविता भूषण और उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, तो ये सब हमारा नहीं होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 7 नंबर सवाल नहीं, दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है। दूसरे चैप्टर का नाम है पद, जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा बच्चों? सूरदास के द्वारा लिखा गया। एक हमारा पद जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, और अभी तो हमारा ये हो रहा है। देखो पहला नंबर सवाल पूछा गया कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि माने जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न पूछा गया बच्चा पार्टी। अगर आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हो ना तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, जाके सभी देख लो आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल पूछा गया। देखो क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। किसे कहा जाता है बच्चों? सूरदास को कहा जाता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है, सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के कवि का नाम है सूरदास। सूरसागर सूरदास के द्वारा लिखा गया बच्चा पार्टी, याद रखोगे। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से कृष्ण को जगाने की है? तो बताओ कौन सा होगा? सूरदास के पद से लिया गया, क्योंकि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, जबकि तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि है। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? तो सगुन भक्ति धारा के हैं सूरदास। सगुन भक्ति धारा के कौन है बच्चा पार्टी? सूरदास, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 6 नंबर सवाल है, देख रहे हो बहुत कम प्रश्न आया। देखो गद्य खंड से बहुत ज्यादा प्रश्न था, लेकिन काव्य खंड से कुछ कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों को एकदम याद कर लो। हिंदी को मैं मतलब मानो मेरी, तो हिंदी को पूरा खत्म कर डालो भाई, लाइन बाय लाइन पढ़ते चलो। कम से कम 2 बार खत्म कर लो ना हिंदी को अपने से पढ़ के, उसके बाद देखते हैं कहाँ छूट जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। देखिए तीसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है अब। पद जो है ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, और ये पहला नंबर
नंबर सवाल भी आपके सामने दिया गया है, तो बता दो ना बरबई रामायण किसकी रचना है। बरबई रामायण जो रचना ये लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? तुलसीदास के द्वारा। चलो दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या था बच्चा पार्टी? रत्नावली। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर माता जी का नाम पूछे तो दूसरा चीज लगा दोगे क्या? हुलसी, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास के अगर काल पूछा गया हो तो भक्ति काल, क्योंकि हमने बताया है आपके काव्य खंड के शुरू के 4 कवि कौन कौन? मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास। ये दास वाले जो हैं ये भक्ति काल में आते हैं। भूषण जी रीति काल में है और नीचे जितने भी कवि बच गए वो सारे के सारे आधुनिक काल में है। देखो अब हमारे सामने अगला नंबर सवाल है, 5वां नंबर सवाल। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार पूछा जाता है ये प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जातीय महाकवि है बच्चों। करेक्ट आंसर 6 का ये लगाओ ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जो रचना है ये लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है। 8 नंबर सवाल है, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। नाम लेने से क्या भरता भाई? उदर मतलब पेट भर जाता है। एक प्रभु दासी दास यानी कि माता सीता का दास कौन? तुलसीदास जी। और यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से? तो तुलसीदास के पद से लिया गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का समन्वयवादी कवि तुलसीदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि जायसी जी को कहा जाता है और कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ये तो हमने कई बार बता चुका है, इसलिए ये सब भूल मत जाना। चलो 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल पूछा गया है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी। कौन? सॉरी रामचरितमानस है। क्या है बच्चा पार्टी? रामचरितमानस। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर है, सारे बच्चे याद रखोगे। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल पूछा गया है, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? देखो राम बोला अगर पूछे ना तो राम बोला तुलसीदास के बचपन का नाम था। भाई कई बार हमने बता चुका है तुलसीदास के बचपन का जो नाम था वो क्या था बच्चा पार्टी? राम बोला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल है, तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ है? तुलसीदास का जो अस्थायी निवास है वो कहाँ है बताओ आप लोग? तो वो काशी में है। कहाँ है बच्चों? काशी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल नहीं, 4th नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है और हमारे सामने की छप्पा जो है ये नाभादास की रचना है। और आपको याद रखना छप्पा जो 6 पंक्तियों का छंद है, याद रखना है। जो लगाते चलिएगा आंसर को। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल जो रचना है ये नाभादास की रचना। भक्तमाल आए, अष्टयाम आए, छप्पा आए, ये सब नाभादास की रचना है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? नाभादास का जो काव्य रचना क्षेत्र था उसका नाम क्या था बच्चा पार्टी? वो था हमारा वृंदावन। कौन था? वृंदावन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल देखिए, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु पूछा गया स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु का जो नाम था वो था स्वामी अग्रदास। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल देखिए, छप्पा के कवि कौन है? छप्पा जो है ये नाभादास के द्वारा लिखा गया। छप्पा जो है नाभादास के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 5वां नंबर सवाल है, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास समकालीन थे तुलसीदास के। नाभादास किसके समकालीन थे बच्चा पार्टी? तुलसीदास के थे। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? नाभादास सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। करेक्ट आंसर हमारा 6 का ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो छप्पा क्या है? छप्पा हमारा 6 पंक्तियों का छंद है। क्या है बच्चा पार्टी? छप्पा 6 पंक्तियों का छंद है, नाभादास के द्वारा लिखा गया। चलो अगला नंबर सवाल देखो क्या पूछा गया है। अगला नंबर चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है कवित्त। कवित्त जो है ये भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। कवित्त क्या है बच्चा पार्टी? भूषण जी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का कविता है। देखो पहला नंबर सवाल है, भूषण की कविता में कौन सा रस, भूषण की कविता निम्नलिखित में कौन सा है रस पाया जाता है? बताओ ना जी। वीर रस के कवि है ना भाई, भूषण जी वीर रस के महान कवि है। और ये कवित्त जो कविता है ये भूषण जी की कविता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। क्या था बच्चों? साहू जी। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी रीति काल के कवि। हमने पहले भी बता चुका है और अभी भी बता दे रहा हूँ, 4 कवि सिर्फ भक्ति काल में आते, भूषण जी रीति काल में, और नीचे जितने भी बचे आधुनिक काल के आते। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 4th नंबर सवाल है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि दिया गया था राजा रुद्र शाह के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 5वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे, बताओ
तेज तेम तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, यो मलिच वंश पर शेर शिवराज है। और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह लिया गया भूषण की कविता से, यानी कि कवित्व वाला चैप्टर से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया? तो 52 मुक्तकों में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है? भूषण की कविता निम्नलिखित में कौन सी है भाई, बताओ ना। भूषण की कविता का नाम है कवित्व वाला चैप्टर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिता थे। करेक्ट आंसर जो होगा वो 8 का ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तुमुल कोलाहल कला में। तुमुल कोलाहल कला में चैप्टर नंबर 6 है काव्य खंड का, और ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। पहला नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। क्या है बच्चों? कामायनी। मुकुल है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, उर्वशी दिनकर जी की रचना, और रामचरितमानस तुलसीदास की रचना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। कौन सी है बच्चा पार्टी? ध्रुव स्वामिनी। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 4th नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है? तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलाहल कला में कामायनी का अंश है, जो कि लिया गया है कामायनी से, याद रखोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? 5वां नंबर सवाल है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना? झरना जो है एक प्रकार का काव्य संकलन है, लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्नलिखित में कौन सी है? निम्न में कौन सी कविता है जो जयशंकर प्रसाद की है? तो तुमुल कोलाहल कला में कविता है भूषण जी की रचना, करबक जायसी की, और हारजीत अशोक वाजपेयी की। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो श्रद्धा है। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, बताओ। 8 नंबर सवाल नहीं, 7 नंबर चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का। सुभद्रा कुमारी चौहान वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बताते चलिएगा चैट सेक्शन में, आंसर को फटाफट से रिवीजन कर लेते। देखिए पहला नंबर सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, लगाओ ना, सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ था, और कार दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 को इसका निधन हो गया था। ये भी याद रखोगे। सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम पूछे तो ठाकुर रामनाथ सिंह लगाना, अब पति का नाम पूछे तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? 4th नंबर सवाल है, वर्ग 9 की पढ़ाई के बाद शिक्षा को अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में। किसमें हुआ था बच्चों? कार दुर्घटना में। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, और यह पंक्ति जो किस शीर्षक कविता से आपको पता होना चाहिए। यह लिया गया पुत्र वियोग से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता से। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ दिया गया है? बताओ। 7 नंबर सवाल का जवाब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, याद रखोगे। ओके चलो, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला नंबर सवाल देखो, क्या पूछा गया है? 8 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्नलिखित में कौन सी है? निम्न में कौन सी कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो आपको पता होगा, पुत्र वियोग वाला कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? पति देव का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। भाई कितना दिन से हम बता रहे हैं, करेक्ट आंसर ये लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 8 नंबर चैप्टर है, जिसका की नाम है ऊषा, और शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर सवाल है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो वो हमारा हो जाएगा उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, क्या पूछा जा रहा है? अगला नंबर सवाल है, कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि किसे कहा जाता है बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। किसकी रचना बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह की। चलिए 4th नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऊषा लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। 4 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखिए, नील जल में या किसी गौर की झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? ये भी शमशेर बहादुर सिंह की कविता से लिया गया है। कौन सा होगा बता दो ना। ऊषा वाला चैप्टर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा की। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बताओ 7 नंबर
सवाल है, राख से लिपा हुआ चौका। राख से लिपा हुआ चौका किस कविता की यह पंक्ति है बताओ? ये लिया गया उषा से, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जन जन का चेहरा एक। 9 नंबर चैप्टर है जन जन का चेहरा एक, लिखा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। और पहला नंबर सवाल आपके सामने, मुक्तिबोध का जन्मस्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है बताओ? श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है। दूसरा नंबर सवाल है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? गजानन माधव मुक्तिबोध, करेक्ट आंसर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल है, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए थे? वे आए थे अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के संसर्ग में, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो जी फोर्थ नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धार एक। और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? एक वाला है ना भाई, धार एक, ये सब आए तो करेक्ट आंसर लगाओ ना, जन जन का चेहरा एक से लिया गया, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल देखिए। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है बच्चा पार्टी? गजानन माधव मुक्तिबोध। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। अगला सवाल है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो ये लड़ रहा है पूंजीवादी से। किससे बच्चा पार्टी? पूंजीवादी से। चलो 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि दानव दुरात्मा एक वाला लास्ट में आ गया ना, तो समझ लो ये जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, लिया गया है जन जन का चेहरा एक से। चलो 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ। 8 नंबर सवाल है, कामायनी एक पुनर्विचार। ऐसे कामायनी देखे आप मत लगाना कि भाई ये जयशंकर प्रसाद की रचना, मत लगाना भाई। एक पुनर्विचार जो रचना है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 9 नंबर सवाल नहीं, 10 नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अधिनायक, और यह रघुवीर सहाय की रचना है। और भी 3 चैप्टर बचे हुए, फटाफट से कर लेते। देखो अब पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या, रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? रघुवीर सहाय के पिता का नाम अगर पूछे ना तो हरदेव सहाय लगाना। क्या लगाओगे? हरदेव सहाय। चलो अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं रचना है ये किसकी रचना है? रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया। तो 2 का क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? अधिनायक जो लिया गया ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया, जो कि लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा। ये भी आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। चलो 4th नंबर सवाल देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सही जवाब सी होगा। अगला नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 5वां नंबर सवाल है, अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। अधिनायक किसकी है बच्चा पार्टी? रघुवीर सहाय की रचना। 5 का ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण जो रचना है ये किसकी रचना है बताओ? ये रघुवीर सहाय की रचना है। लिखने का कारण रघुवीर सहाय की रचना है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय की कविता निम्नलिखित में कौन सी है? तो वो हमारा हो जाएगा अधिनायक। अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है, करेक्ट आंसर सी होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है, हरचरना किस कविता का पात्र है? हरचरना जो है ये किस कविता का पात्र है ये बताओ जल्दी जल्दी से। तो हरचरना अधिनायक कविता का पात्र है, करेक्ट आंसर सी होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था? तो ये भी क्या था? रघुवीर सहाय ने। सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर चैप्टर है कि प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, याद रखोगे। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान पूछा है तो रायपुर छत्तीसगढ़ लगाओ ना, करेक्ट आंसर भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। कहाँ है बच्चा पार्टी? विनोद कुमार शुक्ल। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला? देखो घुमा फिरा के पूछा है, कविता का नायक विनोद कुमार शुक्ल हुआ ना, और कहाँ का रहने वाला है? तो अभी हमने बताया रायपुर छत्तीसगढ़, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर सवाल देखो। 4th नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना, विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? तो वो थी नौकर की कमीज। कौन सा बच्चा पार्टी? नौकर की कमीज रचना पर। चलो आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल नहीं, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 12 नंबर चैप्टर है, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखित हार जीत जो कविता है एक प्रकार का गद्य कविता है, ये स्टार्ट हो रहा है। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, देखो पहला नंबर सवाल है कि किसकी विजय हुई? सेना की कि नागरिकों की? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? किसकी विजय हुई? भाई ये सब जो है ये लिया गया है हार जीत से, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हार जीत किसमें होता है? विजय जो है पराजय से किसमें? हार जीत में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? मूल निवास पूछा गया आप लोगों से, सागर मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है बच्चा पार्टी? सागर मध्य प्रदेश है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है, हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखित एक प्रकार का गद्य कविता है, कौन
सा बच्चा पार्टी? गद्य कविता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था ना, वो हुआ था 16 जनवरी 1941 को। कब होता बच्चा पार्टी? 16 जनवरी 1941 को। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल पूछा गया, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला सड़क सींच रहा था। करेक्ट आंसर ये लगाओ ना 5 का, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए, सवाल है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? हार जीत लिया गया कहीं नहीं वहीं से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हार जीत किससे लिया गया बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए, कहीं नहीं वहीं से लिया गया। चलो 7 नंबर सवाल है, हार जीत शीर्षक का गद्य कविता के रचनाकार कौन है? हार जीत जो रचना है एक प्रकार का गद्य कविता है और ये लिखा गया है अशोक वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? अशोक वाजपेयी के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फिर 8 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या, इबादत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? इबादत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह जो रचना है ये किसकी है बताओ? फटाफट से बता दो बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका सही जवाब? 8 नंबर सवाल का जवाब तो आप लगाओगे सर अशोक वाजपेयी की रचना, लगा दो ना, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? अशोक वाजपेयी ने दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। सही जवाब 9 का बी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? तो वे रहे हैं अशोक वाजपेयी जी। 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, समय के पास समय, समय के पास समय जो रचना है ये शीर्षक रचना किसकी है? ये लिया गया है अशोक वाजपेयी की रचना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। समय के पास, अभी आप लोगों के पास समय नहीं है, बहुत कम समय बचा है भाई, इसी में तैयारी एकदम तवार तोड़ वाला करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल नहीं है, 30 नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, गांव का घर, जो कि ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है और ये भी हमारा क्या है? तो भाई ये हमारा क्या है? लास्ट चैप्टर है, जरूर याद रखना। देखो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है, याद रखना आप सब। देखो और पहला नंबर सवाल है, पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में खो गया है पंच परमेश्वर। क्या है बच्चा पार्टी? पंच परमेश्वर। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति जो थे वो थे कारा अधीक्षक के पद पर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? निम्न में कौन सी कविता है जो ज्ञानेंद्र पति की है? तो गांव का घर वाला हो जाएगा ना, क्योंकि हार जीत अशोक वाजपेयी, अधिनायक रघुवीर सहाय और प्यारे ने बेटे को विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, तो ये सब नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है? गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है, लेकिन ये किससे लिया गया है? तो संशयात्मा से लिया गया है। ओके चलो पांचवा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा जो रचना है ये क्या है बताओ? ये एक प्रकार का कविता संग्रह। कवि ने कहा कविता संग्रह है, किसके द्वारा लिखा गया? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। चलो 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या देखो गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर के कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। कहाँ दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया ना, लगा लो ना, 6 का ए हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर करना। और 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे सामने ये रहा प्रश्न, बताओ 7 नंबर सवाल है, सर्कस का प्रकाश बुला हुआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 10 कोस दूर से। भाई करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 7 का ये लगा लो आप लोग। चलो जी 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो पंचायती राज वाला किसमें है? गांव का घर वाला में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बच्चा पार्टी। क्या लगाए हो? 8 का ए लगाना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो क्या पूछा गया है। 9 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति का जन्मस्थल कौन सा है? जन्म स्थान किसका? तो ज्ञानेंद्र पति का पथरगामा गोड्डा झारखंड। कहाँ है बच्चों? पथरगामा गोड्डा झारखंड में। करेक्ट आंसर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? कवि ने कहा एक प्रकार का कविता संग्रह है और ये लिखा गया है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। ओके चलो जी अब हमारा लगता है खत्म हो चुका है सारा चैप्टर, और काव्य खंड गद्य खंड सब के सब खत्म हो चुका है बच्चा पार्टी। तो बता दो आज का क्लास कैसा लगा? वैसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ ना हमारे साथ।